तो आज का टॉपिक क्या है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। हम जानते हैं क्या है अल्ट्रासाउंड है क्या? एक मॉडलिटी है जिसको हम तीन जगह पर, तीन चीजों के लिए यूज करते हैं। पहला क्या? डायग्नोसिस, दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू और तीसरा थेरेपी। थेरेपी हमारा वाला पार्ट है, थेरेपी हमारा वाला पार्ट है जो फिजियोथेरेपी में काम आता है। डायग्नोस में क्या है? अब आप हमेशा ही देखते हो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर क्या? इमेजिंग द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तो सिर्फ प्रेगनेंसी है, किसी भी काम हो आपको आपका अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हो, कोई भी अल्ट्रा, कितने सारे अल्ट्रासाउंड हैं जहां पर आपके बॉडी पार्ट्स के जहां पर अल्ट्रासाउंड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है। जगमोहन, जगमोहन बुक है। ठीक है। तो क्या है डायग्नोस पर्पस के लिए तो इसको हम यूज करते हैं। अब एकदम बहुत, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि अल्ट्रासाउंड बहुत वास्ट फील्ड है। मतलब ओवरऑल वो तीन चीजों के लिए यूज हो ही रहा है कि पहला तो डायग्नोस हो रहा है। डायग्नोस में आप खुद समझ रहे हो कितनी सारी चीजें, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हो, चाहे किसी ऑर्गन की स्कैनिंग हो, कुछ भी हो, बहुत वास्ट फील्ड में अल्ट्रासाउंड यूज हो रहा है। दूसरा यूज हो रहा है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू हम यूज नहीं कर रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू कौन यूज कर रहा है? इनको यूज हो रहा है कैंसरियस पेशेंट में, जिन पेशेंट को कैंसर है उनके जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, जो क्या ओवर ग्रोथ कर रहे हैं और अननेचुरली ग्रोथ कर रहे हैं, तो उन टिश्यूज को ये डिस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प करता है। अब ये माइंड में एक बात क्लियर रखना कि ऐसा नहीं है कि एक ही अल्ट्रासाउंड है, वही डायग्नोस के लिए यूज हो रहा है, वही डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू के लिए हो रहा है, वही थेरेपी नहीं। उसमें यूज हो रही है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड थे, ये तो एक अल्ट्रासाउंड थेरेपी है जो हम एज अ थेरेपी के लिए यूज कर रहे हैं। इनमें यूज होने वाली जो वेव है वो कौन सी है? अल्ट्रासोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक वेव डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पर चलती हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी पर चलती है। हम पर्टिकुलर सब चीजों के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी सेट है, अलग अलग इंटेंसिटी सेट है, अलग अलग वेवलेंथ सेट है। डायग्नोस के लिए कोई अलग फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ पे काम कर रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू पे कोई अलग पे काम कर रहा है। और थेरेपी हमारी होगी, हम उसको पढ़ेंगे कि हम थेरेपी के किस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, किस इंटेंसिटी पर काम कर रहे हैं, जब वो हम उसको एज अ थेरेप्यूटिकली यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। तो क्या लिखा है कि इन अ मेडिकल कम्युनिटी अल्ट्रासाउंड इज द मॉडलिटी दैट यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ पर्पसेस। क्या? डायग्नोसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, थेरेपी। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर द इमेजिंग ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वही जो मैं बात कर रहा हूं। अब ये मैं जो बुक में पढ़ता जाऊंगा वो स्पीड में पढ़ता जाऊंगा, पहले मैं डिस्क्राइब कर दूंगा बुक में क्या लिखा है, बुक में पढ़ने से पहले फिर आपको उसको जल्दी में पढ़ता जाऊंगा। ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रासाउंड यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सट्रीम टिश्यू हाइपरथर्मिया। किस तरीके से हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है? कि वो कोई भी चीज आप कब तोड़ सकते हो, आप भी जानते हो कि कोई भी चीज कब तोड़ सकते हो कि टेम्परेचर उसमें इंक्रीज करते रहो। हमारे यहाँ जो पर्टिकुलर टिश्यूज हैं उनमें अगर आप उनको टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे तो एक लिमिट के बाद क्या है, वो टूट जाएंगे। अब इससे हमारे माइंड में बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर हो रही है कि अल्ट्रासाउंड में हीट जनरेट होती है। अब उसका अलग यूज है, उसका अलग यूज है। हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू में हमने उस एक्सट्रीम हीट का यूज कर लिया। क्या हम एक उस यूज का एक नॉर्मल हीट के लिए एज अ थेरेप्यूटिकली भी तो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी उसमें हीट डेवलप होती है। हीट कैसे डेवलप होती है वो आगे का कॉन्सेप्ट है, हम आगे समझेंगे कि हीट किस तरीके से डेवलप हो रही है। मगर यहाँ इतनी पिक्चर क्लियर हो गई है कि हीट डेवलप होगी, तो उस हीट को हम थेराप्यूटिकली यूज करने वाले हैं। टिश्यूज हाइपरथर्मिया व्हिच हैज बीन डेमोंस्ट्रेटेड टू हैव क्या? ट्यूमर साइडिकल इफेक्ट। ट्यूमर साइडिकल इफेक्ट समझते हो? ट्यूमरस सेल, जो ट्यूमर बना हुआ है इन कैंसर पेशेंट। Therapeutic ultrasound is most widely modality used in physiotherapy department. It has been used as valuable tool in rehabilitation of many different injuries. अब यहाँ पर बहुत बड़ा पार्ट आ रहा है कि इंजरीज में यूज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक इसका रोल हीलिंग भी है। वर्ड्स को पकड़ते जाओ, कैसे है हम आगे चलेंगे। अभी इंट्रो क्या कह रहा है वो सुनो। यानी ये हीलिंग करवाता है। ठीक है, अच्छी बात है। टू स्टिमुलेट द रिपेयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। किस तरीके से? जो टिश्यूज इंजर्ड हुए उनको स्टिमुलेट करके। और एंड टू रिलीव पेन, यानी हमारे माइंड में ये पिक्चर बहुत अच्छी तरीके से लाइन पढ़ के हो गई कि डायरेक्टली इसका पेन रिलीफ करने में कोई रोल नहीं प्ले हो रहा है। क्या हो रहा है? एंड टू, यानी ये टॉप जो सॉफ्ट टिश्यू इंजर्ड हो रहे थे उनको हम हीलिंग करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पेन रिलीफ हो रहा है। और ये आप आगे पढ़ोगे कि अल्ट्रासाउंड का डायरेक्टली कोई पेन पे ठीक करने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप मेरे और भी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, जाके देखना। पेन गेट थ्योरी पढ़ना है, पेन गेट थ्योरी का यूट्यूब पर लेक्चर है, देखना उसको। उसमें मैंने बताया, फिर मैंने टेंस भी पढ़ाया है कि क्यों वो सब पेन गेट थ्योरी पे वर्क करते हैं। ये कोई पेन गेट थ्योरी पे वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पेन गेट थ्योरी पे कौन रखता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। क्या इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है? नहीं।
इसलिए हम इसको आगे चल के फिजियोथेरेपी की इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी में भी नहीं रखते। ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं निकाल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके अल्ट्रासाउंड वेव बना रहा है। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज तो कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या डायरेक्ट पेशेंट पे कर रहे हैं? नहीं, हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर रहे हैं जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका पेन पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। अभी आगे आपको समझ आएगा, जब पेन गेट थ्योरी वाले लेक्चर अटेंड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसका पेन पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेन गेट थ्योरी पे वर्क नहीं करता, ये नर्व को स्टिमुलेट नहीं करता। ठीक है, it has been traditionally classified as a deep heating modality and used primarily to elevate tissue temperature। यानी अब हमारे माइंड में क्या पिक्चर क्लियर होगी, इसका जो मेन काम है ये डीप हीट मॉडलिटी की तरह यूज करा जा रहा है। अब डीप हीट मॉडलिटी से बहुत सारे हमारे बॉडी में फंक्शंस रेगुलेट होंगे, उनको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन रेगुलेट होते हैं और क्यों क्यों हम इसे यूज करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड, अब यही जो मैंने बात की कि अल्ट्रासाउंड इज नॉट स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रोथेरेपी बिकॉज इट इज अ मैकेनिकल वाइब्रेशन। अभी हम समझेंगे कि मैकेनिकल वाइब्रेशन वर्ड क्यों यूज करा, कौन सी वेव है, क्यों ये मैकेनिकल वाइब्रेशन है। लेकिन अभी मैंने इतना कहा कि ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं है, ये मैकेनिकल वाइब्रेशन पे काम करती है। मगर हाँ, ये मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रिक की वजह से। अगर हम करंट ना दें तो मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस ना हो, मगर हम बॉडी में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं डाल रहे हैं जैसे टेंस और IFT में डालते हैं, EMS में डालते हैं। नहीं, हम इसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन डाल रहे हैं मॉडल क्या बॉडी के अंदर। तो इट हैज समटाइम्स बीन डिस्क्राइब्ड एज माइक्रो मसाज भी बोलते हैं। क्यों मसाज बोल रहे हैं? अगर आप में से किसी ने अल्ट्रासाउंड देखा यूज कर रहा है तो हम उसको क्या एज अ मसाजर की तरह भी यूज करते हैं। और उसकी वजह से मसाज में भी क्या है, आपको हल्की सी डीप मसाज है, क्या सुपरफिशियल हीट मिलती है। और इससे आपको ये फायदा क्या हो रहा है, इससे कि इससे आपको डीप हीट मिलेगी। तो इसको माइक्रो मसाज भी बोलते हैं। और अल्ट्रासाउंड में क्या, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और एक्सट्रीम, और साउंड मतलब जो साउंड फ्रिक्वेंसी है। सिंपल सी बात है, अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या है कि हम एक हमारा लेवल होता है जिस उस लेवल पर हम सुनते हैं, वो लेवल होता है 20 to 20,000 हर्ट्ज। अगर फ्रिक्वेंसी इसके बीच में हो तो हम उस फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं, मगर अगर इस फ्रिक्वेंसी से भी ऊपर चली जाए तो हम उसको सुन नहीं सकते। और हमारा काम यही है कि हम मैकेनिकली, हम इलेक्ट्रिकली इतनी हाई में साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि वो हमारे सुनने में नहीं आती, लेकिन हम उसे थेराप्यूटिकली यूज करते हैं। So it has sometimes been described micrometer ultraviolet sound is defined as the periodic mechanical disturbance of an elastic medium such as air। अब क्या अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन क्या है? अल्ट्रासाउंड refers to a mechanical vibration। अब वाइब्रेशन कैसे हो रहा है हम आगे समझेंगे, which are essentially the same as sound wave but of a higher frequency। हायर फ्रिक्वेंसी के करंट पर साउंड वेव जनरेट होती है जो मैकेनिकल वाइब्रेशन चलाती हैं। और ये ऐसी वेव है जो ह्यूमन हियरिंग के बियॉन्ड है, इसीलिए इनको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड बोल लो, अल्ट्रासोनिक बोल लो, कौन सी भी वेव आप बोल लो। ठीक है, ये आपका अब क्या लिखा है, अब बिल्कुल समझते जाना। बिल्कुल क्या लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड एनर्जी और अल्ट्रासाउंड डिस्क्राइब एनी वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव द ऑडिबल रेंज। अब भी जस्ट होता है कौन सी, 20 to 20,000 तक आप सुन सकते हो। अब इससे ऊपर की, अब इससे भी कितने ऊपर की, जहां बात होगी मेगा हर्ट्ज की, मेगा हर्ट्ज में सोच रहे हो, वहां आप यूज करते हो कहां, कब उसको यूज करते हो थेराप्यूटिकली। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि थेराप्यूटिकली रेंज क्या है तो 0.5 to 5 मेगा हर्ट्ज रेंज है थेराप्यूटिकली यूज करने की। मगर क्या हम इस पूरे को यूज करते हैं? नहीं, हमने इसके अंदर भी एक शॉर्ट रेंज बना ली है जिसको हम प्रीफॉर्म वर्क में यूज कर रहे हैं। तो इसके भी अंदर हमने बहुत सारे हमारे लिए करके चले गए हैं। उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने 2 रेंज आपको सेट करके दे दी। उन्होंने इस रेंज पे वर्क करा पेशेंट्स के अंदर, उन्होंने देखा जो बेस्ट रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, वो 2 रेंजेस पे मिल रहा है। उन्होंने बोला एक तो मिल रहा है 1 मेगा हर्ट्ज पे और एक मिल रहा है 3 मेगा हर्ट्ज पे। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे कौन सी सुपरफिशियल करती है, कौन सी डीप करती है, हम अभी आगे चलेंगे। लेकिन अभी इतना समझना है कि जो रेंज है वो 0.5 से लेके 5 मेगाहर्ट्ज के बीच में, और जो थेराप्यूटिकली यूज करने वाली अब हमारी रेंज है थेरेपिस्ट के पास, वो 2 रेंज दे दी है 1 से लेके 3 के बीच में। यानी 1 से लेके 3 के बीच में आपको यूज करनी है। ठीक है, अब इसमें कौन सी रेंज, अब हमारे पास ये माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई कि हमारे पास 2 रेंजेस आ गई, एक तो 1 और 3। अब इसको आपने ये तो सुना है कि जो 1 मेगा हर्ट्ज है वो वर्क करती है कहां, याद रखना इसमें उल्टा होता है, ये वर्क करती है डीप, कम है वो डीप जाती है,
और जो ज्यादा है 3 मेगाहर्ट्ज वो सुपरफिशियल रहती है। वो क्या रहती है? वो रहती है सुपरफिशियल। अब माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वन वाली डीप क्यों जा रही है और वन वाली डीप क्यों जा रही है, थ्री फीचर सुपरफिशियल क्यों जा रही है? अगर आपको रिलेशन याद है कि इंटेंसिटी, और एक भी चीज हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो चीज बॉडी में उतनी ही अंदर जाएगी, उतनी ही अंदर जाएगी। कोई चीज है ना, सीधी सी बात है, आप किसी को जितने पावर से आपको उसका हाथ पकड़ोगे और मरोड़ोगे उसको उतना ही दर्द होना है। यानी इंटेंसिटी आप जितनी इंक्रीज करोगे पेशेंट को उतना ही दर्द होना है। तो मतलब या कोई भी चीज आप जितनी इंटेंसिटी में देते जाओगे पेशेंट को उतनी फील होती जाएगी। तो इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। यानी यहां से एक रिलेशन है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली फ्रीक्वेंसी। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं इंटेंसिटी उतनी कम होती जा रही है, और इंटेंसिटी कम होने का मतलब है वो उतनी ही सुपरफिशियल रहेगी। ये रिलेशन यहाँ वर्क कर रहा है। क्या कि हमने ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए, इसका मतलब क्या है? इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी कम है, और इसकी इंटेंसिटी कम है तो ये बॉडी में भी सुपरफिशियल ही रहेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मगर इनवर्सली लॉ क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर इंटेंसिटी कम हो जाती है। वो सॉरी, फ्रीक्वेंसी कम होने पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो वो उतने ही बॉडी में डीप जाएगी। सिंपल रिलेशन समझ आ गया? हम याद तो कर लेते हैं मगर ऐसा क्यों? ये रहा आपके पास आंसर बकायदा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है। तो वन वाली जो चलती है वो कहां तक चलती है? वन वाली चलती है आपकी 3 to 5 सेंटीमीटर तक डीप जाती है। वन वाली कितना डीप जाती है? सो स्किन से आपका 3.5 सेंटीमीटर तक। और जो आपकी थ्री वाली है वो आपकी जाती है 1 से लेके केवल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? इससे हम दो चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या? पहली तो चीज के पेशेंट को हमें सुपरफिशियल देनी है कि डीप, वो कब है? वो आप पेशेंट के दो चीजों पे देखना है। एक तो ये देखना है कि किस एरिया पे दे रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि फोर आर्म पे दो, तो फोर आर्म पे क्या कोई फैट टिश्यू, इतना फैट और टिश्यूज है क्या? नहीं। तो वहां जो आप अंडरलाइंग टिश्यूज पे देना चाह रहे हो वो आपके बहुत सुपरफिशियल ही हैं, तो आपको वहां नहीं है। तो क्या हीट होगी? मैंने अभी आपको बोला कि हीट क्या होने वाली है, इसका काम है, मैंने बोला कि इसका काम है क्या? हीटिंग। और डीप इस अगर आप फोर आर्म पे दे रहे हो, सपोज करो, तो फोर आर्म पे क्या हो जाएंगी? बोन्स हीटअप हो जाएंगी, ब्लड हीटअप हो जाएगा। वो आपके लिए कितना गलत होने वाला है ये सब आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ सुपरफिशियल व्यू दे रहा हूँ अभी इस चीज का कि बोन हीट क्यों होना। तो अब लेकिन आप यहाँ इतना माइंड तो अभी लगा सकते हो कि भैया ये हीट कर रही है और ज्यादा हीट हो जाएंगे, और अगर अपन ऐसी जगह पे ले रहे हैं जहाँ फैट नहीं है, जहाँ मसल बल्क नहीं है, तो सीधी सी बात है अगर अपन ने वहां सुपर ये लगा दिया वन वाला तो वो ज्यादा डीप जाएंगे, और डीप जाएंगी तो अब मशीन को तो पता नहीं है ना, वो तो बोन को गर्म करेंगी, ब्लड को गर्म करेंगी, तो कितना कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो पहली चीज तो हमें एरिया देखना पड़ेगा। अगर सपोज करो अगर मैं यही थ्री वाली, ये कम वाली मैं कहाँ दे दूं? आपके बैक रीजन में दे दूं, जहां पे मसल बल कितना है, बैक रीजन पे कितना मसल बल है, तो ये सब की सब कहाँ हीटिंग रह जाएगी? सब हीटिंग आपकी फेट में ही फंस के रह जाएगी। तो जो आपको डीप स्ट्रक्चर से क्या वहां पर हीट पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो पहला तो एरिया वाइज पहले एरिया डिस्क्राइब करो कि आपको किधर देना। अगर एरिया में मसल बल्क कम है, फैट कम है, तो सुपरफिशियल वाली दो, ये वाली दो, जरूरत ही नहीं है। और अगर मसल बल्क वो ज्यादा है तो ये वाली दो। तो सबसे ज्यादा एरिया पे बहुत से लोग एक्यूट क्रोनिक देखते हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये भी चीज है। एक्यूट क्रोनिक रिलेशन बाद में देखो, पहले एरिया देखो। सपोज करो अगर किसी के भैया अल्ट्रासाउंड है, मैं बोल रहा हूँ किसी के क्या पामर एस्पेक्ट या डोमर एस्पेक्ट पे देनी है। पामर एस्पेक्ट अगर आपका हैंड है उसके पामर एस्पेक्ट में आपको देनी है, ठीक है, या डोर्सल एस्पेक्ट में देनी है। भले कितना भी क्रोनिक हो, अगर मैं वहां ये वाली वन वाली दे रहा हूँ तो वो कितना डीप जाके कितने स्ट्रक्चर्स को खराब करेंगी, ये भी तो सोचो। एक्यूट क्रोनिक का केस बाद में सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्यूट क्रोनिक केस मत सोचो, सोचो, लेकिन उससे पहले आप एरिया देखो कि पर्टिकुलर जिस एरिया पे दे रहे हो वहां मसल बल्क कितना है, वहां फैट कितना है, पेशेंट कैसा है, मीजो पेशेंट की मोटापा कितना है, क्या पता पेशेंट में मसल है ही नहीं, फैट है ही नहीं। तो पेशेंट को देखना है, फिर पेशेंट का देने वाला स्ट्रक्चर देना, उसके बाद एक्यूट क्रोनिक पे जाना है। ठीक है,
अब यार मैं तो आपको ये भी बोल सकता हूँ, भले कोई एक एक्यूट पेशेंट हो और आप उसके देने वाले हो बिल्कुल बैक पर एकदम मसल बल को, जहाँ भयंकर उसको मसल बल को होके रखा है, और पेशेंट अभी एक्यूट पेन में, मैं उसको अभी ये सुपरफिशियल वाला दे दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सारा फैट में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो लोग इसमें, मैंने बहुत कंफ्यूजन देखे हैं कि एक्यूट क्रोनिक पे करता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करो, वो सेकेंडरी लो, प्राइमरी आप एरिया पे जाओ, तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और आप भी खुद समझ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब ये वेव्स हैं क्या, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और जो मैंने एक्स्ट्रा बताई उतनी बातें यहाँ नहीं लिखी, यहाँ तो सिर्फ ये लिखा है कि 1 से 2 सेंटीमीटर। तो मैं जितनी भी ये बातें कर रहा हूँ, मैं थेराप्यूटिकली बेस पे बता रहा हूँ, इन सबको माइंड में कैप्चर करके रखो, तो रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है। इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज में हम समझते हैं ना, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, मेरी मेरी मेंटेलिटी खुद इतनी स्टार्टिंग में थी यार कि इलेक्ट्रिक मॉडलिटी से रिजल्ट नहीं आता, मगर कब नहीं आता कि हम पढ़ तो लेते हैं, मगर जब प्रैक्टिकल बेस की बात करने आती है तो उनको समझो प्रॉपर जगह पर। अगर आप जब 3 चीजों पे आप ध्यान रखोगे, 100% रिजल्ट आना है। क्या? प्रॉपर प्लेस, अगर आपको प्लेस पता है कहाँ देना है, प्रॉपर टाइमिंग, टाइमिंग क्या कि कितनी देर तक देना है, अगर 10 मिनट देना है तो 10 ही मिनट है, ये आपको क्या एक्सपीरियंस से आएगा, पढ़ने से आएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या, प्रॉपर देने का तरीका। भैया आप टेंस IFT तो मैं इतने दिखा दूंगा जो कितने गलत देते हैं, प्रॉपर ये 3 चीज अगर आपने क्लियर कर ली, 99% इतना प्यारा रिजल्ट आता है, पेशेंट को विद इन 1 सिटिंग में रिजल्ट दिखता है, और वो आपसे खुद बोलेगा कि रिजल्ट मिल रहा है। अल्ट्रासाउंड से तो बहुत प्यारा रिजल्ट आता है, अल्ट्रासाउंड फील नहीं होती मगर रिजल्ट बहुत प्यारा देती है। तो आपको किस पे, 3 चीजों को आप सीखो, हर मॉडलिटीज पे आप बहुत बढ़िया काम कर पाओगे, ये गारंटी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वेव्स की, सीधी सी बात है, ये एक वेव्स हैं, सोनिक वेव्स हैं, जो आप क्या, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसको प्रोड्यूस करने की सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। इस पे छोड़ो उसमें क्या लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने क्या करा, हमने हाई फ्रिक्वेंसी में करंट लिया, हमने एक कंपाउंड लिया, एक स्ट्रक्चर लिया, वो हम बाद में बताएंगे कि क्या कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिया, वो जब भी हम अल्ट्रासाउंड करने, पहले मैं बताता हूँ कि ये वेव क्या है। ये वेव कुछ नहीं है, अगर आप किसी भी किसी भी चीज का, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करो, किसी से भी करो, किसी भी कंपाउंड, इस ये वेव जब जनरेट होती है जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का कंटिन्यूअस क्या करा रहे हो, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। व्हाट इज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन? कंप्रेशन का मतलब होता है दबना, ये हो गया रेयरफेक्शन, और ये एक हो गया क्या आपका कंप्रेशन, ये आपका हो गया कंप्रेशन, कोई चीज दबना। अब कंटिन्यूअस एक मॉलिक्यूल दबता है फिर छूटता है, फिर दबता है फिर छूटता है, यानी क्या, पहले वो दब रहा है फिर रिलीज हो रहा है, फिर दब रहा है फिर रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये दबने रिलीज होने से क्या हो रहा है, एक आप कोई भी चीज अपने हाथ में लो, उसको कंटिन्यूसली दबाव बंद करो, दबाव बंद करो, दबाव बंद करो, तो क्या होगा, उससे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्यूनिंग फॉर्क, आप सबने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में इससे एक्सपेरिमेंट भी करा है। अब जैसे ही करते हैं तो उससे जो वाइब्रेशन की आवाज आती है वो क्यों आती है, क्योंकि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअस किस में जा रहे हैं, वो कंटिन्यूअस दब रहे हैं छूट रहे हैं, यानी कंप्रेस दब रहे हैं फिर छूट रहे हैं। कब दब रहे हैं, दबने का मतलब क्या है कि वो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं अपने अंदर। सिंपल सी चीज है, बहुत प्यारा एग्जांपल बताता हूँ। कभी आप कोई भी रबड़ बैंड मैं जैसे आपको बहुत प्यारी चीज बताऊं, जैसे अपने पास वो कोई थर्माकोल या फिर ऐसी कोई चीज होती है ना, जो जिससे आप जिसको आप दबाते हो, जैसे अपने प्लोज भी होते हैं, आप उन्हें दबाते हो, उनके अंदर एनर्जी स्टोर करिए, आप जैसे ही हाथ हटाते हो एकदम अपने एकदम साइज में नॉर्मल आ जाते हैं। तो साइज में नॉर्मल आते कैसे, वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ तो निकालते होंगे ना, आपने बाहर से एक एक्स्ट्रा एनर्जी दी तब वो कंप्रेस हुए। अब जैसे ही वो कंप्रेस होंगे तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालेंगे, बस वो अलग, हम एक अलग फॉर्म में एनर्जी दे देते हैं, वो दूसरे फॉर्म में निकाल देते हैं, और उसी फॉर्म को हम यूज कर लेते हैं, खत्म। हमने एक अलग फॉर्म में एनर्जी दी, उसने दूसरे फॉर्म में निकाल दी। वो कैसे कैसे दी वो हम आगे अभी बात करते जाएंगे उनकी धीरे धीरे। अभी हमने बेसिक में क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन कंटिन्यूअस इनका हो रहा है ट्यूनिंग फॉर्क में, इसीलिए आपको आवाज आती है। तो सोनिक वेव्स आर अ सीरीज ऑफ मैकेनिकल कंप्रेशन। मैकेनिकल कंप्रेशन क्या, कि या तो आप उनको किसी इलेक्ट्रिकल से दबाओ, किसी चीज से उनको कंप्रेशन करो और रेयरफ्रैक्शन करो, खत्म बात। और सबसे बड़ी चीज जो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंप्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, रेयरफ्रैक्शन, फिर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई एनर्जी नहीं निकलेगी। ये सबसे बड़ी इसकी पॉइंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव है, उसकी डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी यूनिलेटरल डायरेक्शन। इसीलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, यही तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक एक उसमें लॉन्गिट्यूडनल, यानी लॉन्गिट्यूडनल बोले हॉरिजॉन्टल बोल लो, एक डायरेक्शन में ये फ्लो कर पा रही है, एक लॉन्गिट्यूड में
एक लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। तो क्या, रेयर फ्रैक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव, हेंस देयर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। सही रीजन है, एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए इन वेव को, ऐसा नहीं अलग अलग डायरेक्शन में नहीं। और ये जो मैंने आपको बताया ये क्यों हो रहा है, ये एक तरीके से सपोज करो ट्यूनिंग फॉर्क तो आपका सॉलिड है, हमें सॉलिड से मतलब नहीं है, सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो कुछ भी, उसके अंदर क्या मॉलिक्यूल है, हाँ भैया मॉलिक्यूल है। उस मॉलिक्यूल को बाहर से कोई भी मैकेनिकल कंप्रेशन या फ्रैक्शन करा दो, बदले में वो जो एक एनर्जी रिलीज करेगा उसी को हम बोलते हैं साउंड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव। अब यहां तो ये नॉर्मल वाली वेव निकलती है जिनको हम सुन लेते हैं, मगर हम इनको इतनी इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे निकालेंगे, इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे निकालेंगे जो जिनको हम थेराप्यूटिकली यूज कर पाए। क्या ये हमने इलेक्ट्रिकल से थोड़ा निकाली, ये तो हमने मैकेनिकल से निकाली, हाथ से मार दिया तो इसको सुनने में आगे इतनी एनर्जी में नहीं निकल पाई, उसी को हम एक्स्ट्रा लार्ज एनर्जी में निकालेंगे, ठीक है। तब उसको हम यूज करेंगे किसमें, एज अ थेराप्यूटिकली, ठीक है। real fraction in the direction of travel of the wave, hence का लोग, ठीक है। तो they can occur in solid liquid gases are due to regular compression and separation of molecule. The passes of these waves are compression through matter is coarse, ठीक है। इसमें क्या, जो वही बात मैं कह रहा हूँ वही सब लिखी है, coarse। और ये वाली चीज क्या, इनविजिबल होती है। इनविजिबल क्यों होती है, इसमें लिखा है इनविजिबल क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर एक मॉलिक्यूल में आप वाइब्रेशन कराओगे तो वो आपको नजर नहीं आता। पहली बात तो आपको मॉलिक्यूल ही नजर नहीं आता, और अगर उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होगा तो वो क्या आपको नजर आएगा, नहीं। इसलिए इनविजिबल होती है, बिकॉज इट इज मॉलिक्यूल दैट वाइब्रेट अबाउट दैट एवरेज पोजीशन, उसी पोजीशन पे वो कंटिन्यूअस वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होती है। ये रहा एग्जांपल जो अभी मैं आपको समझा चुका हूं। आपने क्या करा, पहले ये नॉर्मल साइज था, आपने इसको कंप्रेशन करा, फिर वो आया। अब कंप्रेशन वो किसी भी तरीके से कर सकते हो, यहां जो कंप्रेशन कर दिया वो इधर से दबा दिया, ठीक है, रिलीज होगा। देखो एक अब नॉर्मल अमाउंट में था, आपने दबाया, एनर्जी उसने मॉलिक्यूल क्या पास पास चिपके नहीं चिपके, अब जब इससे बाहर निकलेगी तो क्या एनर्जी नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। इसी तरीके से रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। यही मॉलिक्यूल का इफेक्ट है, किसी भी चीज को आप दबा रहे हो निकाल रहे हो तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होनी है। अब क्या हो रहा है a sound wave pass through, अब ये इसमें, अब ये हमें इसमें ये लिखा है ओवरऑल कि जब ये साउंड वेव है ना, ये वाली साउंड वेव आप किसी से भी पास करते हो तो उसकी एक एनर्जी है कि क्या होता है, जब ये आप किसी भी चीज से ये साउंड वेव अगर आप किसी भी चीज से पास करते हो ना, तो एक रिलेशन है कि अगर ये किसी भी मटेरियल से पास होंगी ये साउंड वेव, या तो वो पूरे मटेरियल में ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी, या फिर देखो ऐसा है कि इन साउंड वेव को एब्जॉर्ब तो होना है, कोई भी वेव्स हो वो फाइनली एब्जॉर्ब होगी। आप अगर इन वेव्स को बॉडी के अंदर देते हो तो किस रिस्पेक्ट में देते हो कि वो वेव्स एब्जॉर्ब हो, तभी तो देते हो। अगर वो वेव्स बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो क्या मतलब, कोई देने का मतलब है क्या, नहीं। मगर वो एब्जॉर्प्शन आपके काम आ रहा है कि नहीं, वो एब्जॉर्प्शन दो फॉर्म में हो गया, अगर वो बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो आपके लिए काम में आ गया, आपने उसको हीलिंग बोल दिया। और वही एब्जॉर्प्शन अगर बॉडी के ना जाके और कहीं हो रहा है और इधर उधर हो गया दूसरी जगह जहां आप नहीं देना चाहते, तो वो आपके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, खराब हो गई चीज। तो वही वो बात कहना चाह रहे हैं कि साउंड वेव पास थ्रू एनी मटेरियल, किसी भी एनी मटेरियल से पास हो, और यही इसकी प्रॉपर्टी, इसी वजह से हम थेराप्यूटिकली यूज कर पा रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी टिश्यूज में। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होती तो हम क्या इसको यूज कर पाते, नहीं कर पाते। एनी मटेरियल देयर एनर्जी डिस्पाइट, सिंपल सी चीज है कि एक लॉ पढ़ के आई है कि क्या पढ़ के, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर। क्या कहता है कि एनर्जी को ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। यानी ये जो साउंड वेव की एनर्जी है इसको हम जब टिश्यूज में एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या होता है, वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या एनर्जी खत्म हुई, नहीं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। अल्ट्रासाउंड भी कैसे प्रोड्यूस हुई थी कि हमने मैकेनिकल प्रेशर वाली एनर्जी अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट कर दी, यानी वो भी एक फॉर्म से दूसरे में। अब अल्ट्रासाउंड वाली जब टिश्यूज में गई वो हीटिंग में बन गई। तो यही लिखा हुआ है, एनर्जी डिस्पाइट और एट्यूनेट, या तो खत्म हो जाती है थोड़ी बहुत चली जाती है। समटाइम्स ऑल द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एट वंस, कभी कभी तो ये भी होता है कोई, अब ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो मिनिमम टू मिनिमम यूज करते हैं, ऑलमोस्ट नो लॉस। लेकिन ऑलमोस्ट नो लॉस लिखा है, लेकिन इसका ये कभी नहीं लिखा होगा नो लॉस, नहीं। कुछ अमाउंट में तो मैं कह रहा हूँ 0.1% में ही सही, मगर लॉस तो होना है। ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो आपको अपने अंदर से निकाल दे और आपसे कुछ बदले में ले नहीं। फिर वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो आप अगर आप उसका यूज कर रहे हैं, आप उससे निकल रहे हैं, तो बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेगा।
अगर ये साउंड वेव्स उससे भी निकल रही हैं तो ये उससे आपसे भी कुछ ना कुछ जरूर लेंगी। The energy is absorbed at once. Sometimes the sound wave passes with almost no loss. The molecule of all matter are in constant random motion. The amount for molecular radiation which is measured at heat. यही बात हम कर रहे हैं। हीट क्या मिल रही है, यही तो मिल रही है। ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये कंटिन्यूअस मोशन में थे और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को हमने टिश्यूज के अंदर या किसी के अंदर भी फंसा दिया। अब वो नहीं कर पाएंगे तो क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी और उसी हीट को हम थेराप्यूटिकली यूज कर लेते हैं। ये जो यही वो बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे, वाइब्रेट रैंडम मोशन कर रहे थे, उसी की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही थी, तो उसी को तो हम यूज करते हैं। तो ग्रेटर द मोशन इज ऑसिलेटरी। और इसमें ये बहुत बढ़िया मूवमेंट बात लिखी है, क्या लिखा है कि जो मॉलिक्यूल है वो जितना प्यारा मोशन करेगा, यानी वो जितना ऑसिलेटरी मोशन जाते हो कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे, तो वो जितना प्यारा टू एंड फ्रो मोशन करेगा वो उतनी ही ज्यादा क्या एनर्जी रिलीज करेगा। अगर वो मान के चलो आप एनर्जी दे रहे हो, प्रॉपर टू एंड फ्रो नहीं कर रहा है, तो वो अपने अंदर ही एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ही एनर्जी को वेस्ट कर देगा। वो जो जितना प्यारा ऑसिलेटरी करेगा भैया वो उतनी ही प्यारी क्या देगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। तो मॉलिक्यूल्स वे मूव फ्रॉम रोटेट टू एंड फ्रो, इट मे चेंज शेप एंड ऑसिलेटरी वे एंड मेक मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो अब इससे क्या निकल के आया रिजल्ट, इन्होंने क्या लाइन बोली, ये लाइन बोली कि यही टू एंड फ्रो मूवमेंट आपको बताता है कि आपको इतनी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में अल्ट्रासोनिक वेव क्यों मिल रही है भैया, क्यों मिल रही है। अभी अपन पढ़ के आए कि 0.5 से लेके 5 तक मिल रही है क्यों मिल रही है ये रेंज की, किस वजह से, इसी वजह से। मैक्सिमम कब मिलेगी, जब प्योर रोट कैसा मूवमेंट दिखाएगा, ऑसिलेटरी मूवमेंट। और अगर ये प्योर नहीं दिखाएगा तो रेंज नीचे नीचे गिरती जाएगी। 0 पॉइंट का वो पाया रहा जब मिनिमम टू एंड फ्रो कर रहा है। तो यही मोशन तो आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। जितना ज्यादा अच्छा मोशन होगा उतना ही आपको बढ़िया फ्रीक्वेंसी से आपको मिलनी है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कितनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अल्ट्रासोनिक वेव्स बनती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ अ वेव, जैसे ही एंडो फटाफट आ जाना, ठीक है, टाइम नहीं है अपने पास। द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द स्पीड, वेलोसिटी की तो आप डेफिनेशन जानते हो, स्पीड एट विच द मूव्स थ्रू द मीडियम। अब इन्होंने एक बहुत प्यारा एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बोल रहे हैं कि कोई भी मीडियम हो, जैसे आप सिंपल सी चीज इन्होंने साउंड में बोला कि अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल है, कोई भी दो मॉलिक्यूल है, अगर उनके बीच में गैप है तो ये साउंड वेव उनके बीच में फंस के रह जाती है। अगर जितना कम गैप होगा, जितने मॉलिक्यूल आप जिनके बीच में से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे सपोज कोई भी ये साउंड वेव आप किसी भी पार्टिकल में डाल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज में डाल रहे हो ये साउंड वेव, अगर उनके मॉलिक्यूल के बीच, अगर उनके जो, अब हर चीज अपन को पता है कि हर चीज मॉलिक्यूल से बनी है। मैं सपोज एक मैं क्या डाल रहा हूँ, अब आप उनको ये तो पढ़ के आए हैं कि एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड में और पास होते हैं, और सॉलिड में तो बिल्कुल चिपके ही होते हैं। तो यही चीज अगर साउंड वेव आप एयर में डालोगे तो वो साउंड वेव इन मॉलिक्यूल के बीच में अटक जाती है। तो अब जो इससे निकलेगी बाद में साउंड वेव वो मिनिमम निकलेगी, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी में अटक के एयर में ही रह गई। और वही चीज मैं अगर लिक्विड के अंदर डालूंगा तो आपको फिर भी मिलेगी, और अगर आप सॉलिड के अंदर डालोगे तो आपने जितनी दी तो अब आपको उसका मैक्सिमम क्वांटिटी को बाहर निकलता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में जगह ही नहीं थी जो साउंड वेव को क्या कर सके, वहां पर उसको अटका सके। तो यही रीजन है कि अगर इसकी अलग अलग वेलोसिटी, अगर आप साउंड वेव अगर ईयर में डालते हो तो इतनी वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर पाता है, इतनी कम क्यों है, क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल के बीच में वो साउंड वेव अटक के रह जाती है, चिपक के रह जाती है। इस वजह से आपको सबसे कम एयर के अंदर देखने को मिलेगी, फिर वाटर में, फिर मसल्स में, मसल्स और टाइट हो जाते हैं, फिर बोन में। तो यहां से आपको एक पिक्चर बहुत अच्छी, अगर अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज पता है, मगर आपको अगर ये चीज पता है कि ईयर में रखने से, अगर आपने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड का हेड अगर ईयर में रखते हैं तो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि जो वेव्स है वो ईयर एब्जॉर्ब नहीं करता, एयर नहीं करता, उसके अंदर ट्रेवल होके वो वापस आ जाती है, इसलिए हेड क्रिस्टल खराब हो जाता है। यही रीजन है, क्योंकि वेलोसिटी ईयर के अंदर नहीं है, वेलोसिटी ईयर के अंदर नहीं है, वो ट्रेवलिंग नहीं कर पाती। और अगर वो कोई वेव आपने जैसे ईयर में रखा और वो वेव बाहर नहीं निकल पाती, क्यों, अटक, क्योंकि स्पीड कितनी कम हो गई, तो इस वजह से हेड खराब हो जाता है। और बोन के अंदर मैक्सिमम इसी वजह से, और आपने ये भी सुना होगा कि ईयर में मत रखो खराब हो जाएगा, प्लस ये भी सुना होगा कि बोन के ऊपर अल्ट्रासाउंड कभी नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आपको मना करता है बोन के ऊपर मत दो। अगर आप बोन के ऊपर दोगे तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, बोन तुरंत हीट हो जाती है, इसकी वजह से बोन अल्ट्रासाउंड की वजह से तुरंत हीट हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, आपने दी इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करती है
अल्ट्रासाउंड वेव बोन के अंदर, तो सोचो कितनी इतनी स्पीड से ट्रेवल करेगी तो कितनी जल्दी उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लग जाएगी। इसलिए बोलता है कि बोन के ऊपर नहीं देना, और इसीलिए बोलते हैं कि ईयर में हेड को मत रखो वरना खराब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि हेड को ईयर में रखने से क्यों खराब होता है और बोन में देने से क्यों मना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ड आएगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तक तो हमने जो बात करी वो बात करी किसके लेवल पे, बाहर। अब हम बात करेंगे थेराप्यूटिक लेवल पे। अब खत्म हो गई अल्ट्रासाउंड वेव, हमने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब तो भैया ये बताओ कि इसको थेराप्यूटिकली कैसे बनाएंगे। अभी यूज करने की बात नहीं आई, अभी तो हमने साउंड वेव एज अ एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि इसको थेराप्यूटिकली कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने का एक तरीका है, क्या है, सिंपल सा एक काम करना है हमको। इसमें ये दिया है क्या, जस्ट इसमें एक डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है। देखो क्या होता है, पहले एक डायग्राम बना देता हूं। आपने अगर हेड देखा है तो आपको हेड कैसा होता है, हेड की जो अपर सरफेस होती है कैसी होती है, मेटल की होती है ना। देखिए इस तरीके से ये पूरा हेड होता है, और हेड से एक वायर निकली होती है, वायर निकली होती है ना जो मशीन से अटैच होती है। इस वायर को क्या बोलते हैं, इस वायर को बोलते हैं कोएक्सियल केबल। इस वायर को बोलते हैं कोएक्सियल केबल। इससे क्या, ये वायर काम क्या करती है, ये वायर लेके जाती है करंट, ये वायर लेके जाती है हाई फ्रिक्वेंसी करंट, मशीन से हाई फ्रिक्वेंसी करंट लेके जाती है इसके अंदर। यहाँ पर ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, इतना समझ आ गया इसमें क्या लिखा है। अब क्या करते हैं, मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्या कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होना है, यानी रेयर कंप्रेशन रेयरफेक्शन का मतलब क्या है कि वो अपना साइज कंटिन्यूअसली दबा रहा है फिर बड़ा कर रहा है, दबा रहा है तो बड़ा कर रहा है। तो हमें अभी कोई एक ऐसा मटेरियल लेना है, कोई ऐसा हमें मटेरियल लेना है जो अपना कंटिन्यूअस अपना साइज कंटिन्यूअसली क्या कर सके, डिफॉर्म कर सके, यानी अपना साइज घटा बढ़ा सके। तो हम क्या लेते हैं, या तो हम क्वार्ट्ज ले लो, या बेरियम टाइटेनियम ले लो, या लीड जिरकोनेट ले लो, या निकल कोबाल्ट फेरिट का क्रिस्टल ले लो, कोई भी क्रिस्टल ले लो, कोई भी क्रिस्टल ले लो। इन चारों में लेते हैं ये। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि यही चार क्रिस्टल क्यों लेने, क्यों, क्योंकि इसका आंसर है क्योंकि ये चारों क्रिस्टल अपने साइज को डिफॉर्म कर सकते हैं। और अगर डिफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा काम क्या है, हमें तो डिफॉर्म ही तो कराना है। हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या करा, ये हेड है, हेड से तो हमें क्या अल्ट्रासाउंड वेव मिलती है, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, इसके पहले हम एक क्रिस्टल, यही क्रिस्टल लगा देंगे, यही क्रिस्टल हम लगा देंगे। अब वो क्रिस्टल किसी का भी बना सकता है, सपोज क्वार्ट्ज का बना है, किसी का भी बना सकता है। आपको चारों नाम याद होने चाहिए, मोस्ट कॉमन क्वार्ट्ज का होता है, लेकिन चारों नाम याद होने चाहिए, क्वार्ट्ज, बेरियम टाइटेनियम, लीड जिरकोनेट और निकल कोबाल्ट फेरेट क्रिस्टल, ठीक है। इस क्वार्ट्ज का बना है, इस क्वार्ट्ज पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस हैवी करंट देते हैं, और इस करंट की वजह से ये अपना कंटिन्यूअसली क्या साइज को डिफॉर्म करता है, और डिफॉर्म करता है, फिर इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं वही सारी चीजें स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशन, और उसी मैकेनिकल वाइब्रेशन को हम इस मेटल हेड के थ्रू ले लेते हैं, और यहां से प्रोड्यूस होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। कुछ डिफिकल्ट था, कुछ नहीं, हमने क्या करा, ये है यहां से क्या हुआ, करंट लिया हमने, ठीक है, करंट इस केबल के थ्रू गया, यहाँ पर एक मेटल का हेड लगा था। मेटल का हेड तो सिर्फ इसलिए काम होता है कि उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव निकलनी है। वो वेव निकलनी कैसे, कि यहाँ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल हो, किसी का भी क्रिस्टल हो, उसको हम हीट अप करते हैं। जैसे ही हीट अप करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स का कंप्रेशन और रियरफेक्शन दिखाने लग जाते हैं। जैसे कंप्रेशन रियरफेक्शन दिखाएंगे उसके अंदर मैकेनिकल वाइब्रेशन हो जाएगा स्टार्ट, वो वाइब्रेशन के अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट होके इस मेटल हेड के थ्रू बाहर निकलेगा, और हम उसको थेराप्यूटिकली यूज कर लेते हैं। क्लियर, तो यही लिखा है कि अब ये आपसे पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि यही क्रिस्टल पोटेंशियल डिफरेंस देने पर ही, देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो दे रहा है अपन, करंट को ही तो क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, के आपने प्लस माइनस कितना 220, ये पोटेंशियल डिफरेंस देने पर अगर वो क्रिस्टल डिफॉर्म होता है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वही इफेक्ट से अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस जनरेट होती हैं और उसको हम यूज करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीजो इफेक्ट, द क्रिस्टल डिफॉर्म when subjected to a varying potential difference, this is called piezoelectric effect। ठीक है, कोई चीज आप अब बिल्कुल भी इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए,
याद रहना चाहिए कि बिल्कुल इसी तरीके से क्वार्ट्स क्यों दिया जाता है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि ईयर को हेड में रखने से क्या खराब होता है, यही क्वार्ट्स खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है कि जब आप जैसे ही अल्ट्रासाउंड वेव अगर आप ईयर में देते हो तो वो ट्रेवल तो कर नहीं पाती, वापस आ जाती है। क्यों, अपन ने पढ़ा मिनिमम टू मिनिमम वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी कम है तो ट्रेवल कर नहीं पाएंगी, ट्रेवल नहीं कर पाएंगी तो वापस लौट के आ जाएंगे और इसी हेड में वापस लौट के आएंगी। इसका मतलब क्या है कि आप इधर से दे रहे हो, अब वो क्रिस्टल से निकल तो रही है बाहर की साइड, लेकिन बाहर कोई ट्रेवलिंग मीडियम नहीं है, एयर है, तो वापस लौट के आएंगे, वापस लौट के आके फिर इधर क्रिस्टल्स को तोड़ देंगी, खराब कर देंगी, क्रिस्टल को तोड़ ही देती हैं। हेड इसलिए सबसे महंगा अल्ट्रासाउंड का महंगा होता है हेड, क्योंकि उसके अंदर होता है क्रिस्टल। जो मशीन होती है ना पूरी, उसका कोई मतलब नहीं है अगर सबसे महंगा हेड ही होता है पूरे अल्ट्रासाउंड का, क्योंकि उसी के अंदर क्रिस्टल लगा है, सब कुछ उसी के अंदर हो रहा होता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड आपको इतने बहुत छोटे छोटे भी दिख जाएंगे, क्यों, क्योंकि मेन बड़ा होता है हेड ही, बाकी सब तो मशीन तो सिर्फ क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी करंट जनरेट करके बस हेड के अंदर पहुंचा रही होती है। और प्लस उसके अंदर मशीन के अंदर टाइमिंग लिखी है कि कितने टाइम के लिए देना है, प्लस किस फ्रिक्वेंसी पे देना है, 1 पे देना है कि 3 पे देना है, और प्लस कितने इंटेंसिटी पे देना है। ये हम आगे बात करेंगे, टाइम पीरियड ये सब क्या क्या हम आगे बात इनको करते जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और लिखी कि द कंपोनेंट्स ऑफ अल्ट्रासोनिक एपरेटस। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर एक तरीके से समझ लो कि ये आप पढ़ के आए हो, ये आप कहाँ पढ़ के आए हो, ये आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो क्लास 10th में। समझाता हूँ, समझना क्या लिखा है इसमें, ठीक है। इसमें लिखा है कि अगर आपको याद हो, अगर आपको बताया गया था कि सपोज ऊपर एयर भरी हुई है, नीचे वाटर है, आपने एक्सपेरिमेंट करा भी होगा। अगर आप, ये आपकी क्या, इसको आप बोलते हो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, अगर आप इस रे पर, अगर आपने इस तरीके से क्या निकाली, लाइट दी, और वो लाइट यहाँ बिल्कुल इस डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती, क्यों नहीं करती, सीधी नहीं जाती, वो थोड़ी सी इससे क्या दूर हो जाती है, बल्कि यहां निकलेगी, यहां आएगी, ठीक है, यहां पर नहीं आती बिल्कुल, अगर एकदम डायरेक्ट नहीं आती। क्यों नहीं आती, उसका रीजन है क्या, हाँ। तो हम क्या बोल रहे थे, आपने क्लास 12th में फिजिक्स में हमने क्या, हम क्या किस तरीके से कि ये तो ईयर है और ये ईयर क्या होती है, लो वेलोसिटी। अभी अपन ये क्लास 10th 12th वाला पढ़ रहे हैं, अभी अपन ये बॉडी के अंदर वाली बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी के अंदर की बात बाद में करेंगे। मैं पहले आपको बेसिक समझाऊं है क्या, ठीक है। तो ये होता है लो वेलोसिटी मीडियम, ठीक है। और इससे अगर आपने ट्रेवल करी तो अंदर होता है पानी, अगर इधर वाटर भरा हुआ है तो ये होता है हाई वेलोसिटी मीडियम। तो हमको क्या, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है, क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि ये अगर स्ट्रेट लाइन, ये अगर आपकी नॉर्मल है परपेंडिकुलर वाली, और सपोज आपने अगर यहां से कोई रे डाली इस तरीके से, तो वो रे कभी भी इधर ट्रेवल करके नहीं आती, बल्कि क्या हो जाता है, वो इस नॉर्मल से थोड़ी दूर चली जाती है। और अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर मैं इसका उल्टा करूं, हाई टू लो जाऊं, तो वो दूर जाने की जगह नॉर्मल के पास आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसको बोलती है रिफ्लेक्शन। जब लो मीडियम से लो वेलोसिटी मीडियम से अगर कोई भी वेव रे ट्रेवल करके हाई वेलोसिटी में आती है तो वो अपनी जगह से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों, आपने कितने एंगल के इंसिडेंस पर डाली, इसको बोलते हैं आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मगर ये एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है जब दो अलग अलग वेलोसिटी हो, नहीं। यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है, कब, जब नीचे हाई वेलोसिटी हो। तो यही कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है, यही कहना चाह। अब यही चीज को बॉडी में लगा के देखो, सपोज करो मैंने बॉडी पे लगाया, मुझे ना पर्टिकुलर मुझे क्या करना था, ये आपकी रही स्किन, मुझे पर्टिकुलर इधर के टिश्यूज को ठीक करना था भैया, इधर के टिश्यूज को मुझे ठीक करना था मैंने क्या करा, मैंने सीधे तो नहीं दी, मैंने एक एंगल पे दी, ये तो नॉर्मल है, मैंने एक एंगल पे डाल के दी। मैंने सोचा यार इधर के टिश्यू को पे लगानी है तो एक एंगल पे डाल के दे देते हैं, सीधा इधर के टिश्यू को इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर के टिश्यूज को मिल जाएगा। मगर वो ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यार ये तो फिजिक्स की प्रॉपर्टी है कि जब भी लो वेलोसिटी मीडियम से हाई वेलोसिटी मीडियम में अगर कोई भी वेव या रे ट्रेवल करती है, वो अपने पाथ से क्या डेविएट हो जाती है और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो जाता है। यानी जब आप ये, अगर आपका टारगेट तो था क्या, ये आपका टारगेट था, ये रहा टारगेट, मगर आपने जब रे इससे पास करी वो इसकी जगह इधर आ गई, और आपसे गलती क्या हो गई कि आपको देनी तो इधर के टिश्यूज में थी मगर वो इधर वाले टिश्यूज को मिल गई।
और ये टिश्यूज थे नॉर्मल, ये फालतू में हीट अप हो गए, यानी इधर तो पेशेंट को ट्रीटमेंट मिला नहीं, मगर आपने जो नॉर्मल टिश्यूज थे उनको खराब कर दिया, नॉर्मल टिश्यूज को आपने हीट अप करके उनको खराब कर दिया। अभी तक ना आपने कितनी भी इलेक्ट्रोथेरेपी में एक वर्ड पढ़ के आया होगा कि यार अगर हम सही जगह पे नहीं देते ना, गलत जगह पे दे देते हैं तो क्या होता है, वेस्ट हो जाती हैं। वेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, माइंड में एक चीज क्लियर रखो, अगर आप गलत जगह पे दे रहे हो ना तो इससे आप भाग नहीं सकते कि वेस्ट बोल के चीजों को खत्म कर दो। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल मोडिटी लगा रहे हो, अगर वो नॉर्मल है और आपकी गलती की वजह से वो नॉर्मल जगह पर लग रही है, तो वो वहां पर कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखा रही है। रेस वेस्ट हो रही वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ तो पेशेंट का पर्टिकुलर पार्ट वेस्ट हो रहा है। आपने तो ये समझ लिया कि अरे ठीक है गलत जगह पे लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका सबसे बड़ा आईएफटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि पेशेंट कितना गलत लगाते हैं और कितना गलत रिजल्ट आता है। तो ठीक है, इससे हमें क्या समझ आया कि अगर, इसलिए आपको ये एग्जांपल दिया कि जब भी आपको अल्ट्रासाउंड देना है तो क्या बात याद रखनी है कि हमेशा हेड को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखो स्किन के। अगर आपको इधर वाले पार्ट पे देनी है तो हेड को बिल्कुल क्या रखो, बिल्कुल एकदम कैसा रखो, परपेंडिकुलर रखो, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखो, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा मत करो, बिल्कुल सीधा रखो। यानी आप इधर रे दोगे तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रे उसी पार्ट पर पहुंचेंगी, बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट होंगी। यानी हेड को कभी भी एक एंगल पर नहीं रखना होता, हमेशा परपेंडिकुलर रखना होता है अगर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। यही पूरी इसके अंदर लिखा है कि देयर इज अ सोर्स। अब ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव साउंड पोटेंशियल, यही मैंने इसके अंदर सब कुछ लिखा है। और मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा में बताया, इतना कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन जितना मैंने बताया वो सब इसके अंदर लिखा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या, कि अल्ट्रासाउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यही लिखा। ये तो सारी वो बात थी कि देयर इज अ सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाई थी कि वो क्या होता है, एक हेड है, ट्रांसड्यूसर है, उसके अंदर आप करंट भेजते हो, क्रिस्टल वो सब अपना साइज चेंज करता है, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ से, अगर आपको हेड वाला याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये आपका हेड है, यहाँ पर मेटल प्लेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक कोएक्सियल वायर आया है, ठीक है, कोएक्सियल, और यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी करंट जा रही है। तो ये मशीन का काम क्या रहता है, अगर आपको 1 मेगाहर्ट्ज की अल्ट्रासोनिक वेव चाहिए तो यहाँ से 1 मेगाहर्ट्ज का ही करंट पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपको हेड से 1 मेगाहर्ट्ज की ही क्या प्रोड्यूस होंगी, अल्ट्रासोनिक वेव। अगर आपको 3 मेगाहर्ट्ज की चाहिए तो यहाँ से 3। तो मशीन का काम क्या है, रेगुलेट करना हेड को, मगर अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कौन करेगा, हेड ही। तो यही यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। ट्रांसमिशन में यही सब मैंने आपको समझा कि जितना आप परपेंडिकुलर दोगे उतना ज्यादा आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, जितना अलोंग द नॉर्मल देना है। अब आपको पढ़ना है एटेन्यूएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रेजुअल रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक बीम वंस इट हैज लेफ्ट द ट्रीटमेंट एंड। इसका मतलब ये है, बहुत प्यारा प्यारा सा बोल रहा है कि यार आपने हेड तो हटा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं टिश्यूज के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स रह जाती हैं। क्यों रह जाती हैं, उसका बहुत बड़ा, क्योंकि ग्रेजुअली डिक्रीज होती हैं, सडन टिश्यूज के अंदर नहीं होती, क्योंकि मैंने बोला ये वाली वेव्स क्या है, टिश्यूज के अंदर एब्जॉर्ब होती है और वो धीरे धीरे से क्या है, एकदम डिक्रीज नहीं होती, ग्रेजुअली रिडक्शन होता है उनकी इंटेंसिटी का आपके टिश्यूज के अंदर। अगर आप एक बार ट्रीटमेंट हेड को हटा भी दोगे तब भी। ऐसा क्यों होता है, उसका 2 आंसर है। एक तो पहला आंसर है एब्जॉर्प्शन की वजह से, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, दूसरा स्कैटर हो जाता है। एब्जॉर्प्शन तो होता ही है, यही तो हमारा फायदा है कि अल्ट्रासाउंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टिश्यू एंड कन्वर्टेड टू हीट एट दैट पॉइंट, यही तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। दिस कंट्रीब्यूट्स द थर्मल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड। यानी इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि जो सबसे बड़ा काम अगर अल्ट्रासाउंड का है तो वो है हीटिंग। वो क्या काम है, हीटिंग। अब स्कैटर क्या है, स्कैटर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज, अगर ये आपने क्या करा, ये आपकी स्किन है, ये आपने हेड से अल्ट्रासोनिक वेव अंदर भेजी, ये बिल्कुल इसी तरीके से एकदम सीधी लाइन में नहीं पहुंचती, ये ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है, ये अंदर जाकर हल्का सा स्कैटर्ड हो जाती है। स्टार्टिंग में तो सीधी जाती हैं, फिर अंदर जाके ऐसा स्कैटर्ड होने लग जाती है। क्यों, अंदर जाकर बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, अंदर फैट भी मिलता है, अंदर कितने सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं,
सीधी सी बात है, अगर इस वेव से कोई भी चीज टकराएगी, मैं सिंपल बता दे रहा हूं आपको, अगर यहाँ कोई भी ऐसा पार्टिकल है इससे ये वेव टकराई तो ये अपने पाथ को चेंज कर लेगी वेव। तो अगर टिश्यूज के अंदर कुछ भी मिला, अगर उसको कोई भी चीज मिली, मिलने का मतलब क्या है कि वहां पर कोई बबल मिला या कोई भी इंटरफेयर मिला या कोई भी पार्टिकल मिला, अगर उससे ये वेव टकराई तो ये वेव अपने आप को स्कैटर कर लेती है। और ऐसा तो है नहीं कि बॉडी के अंदर ना मिली, बॉडी के अंदर मिल रही है। तो कुछ ना कुछ वेव्स आप भले परपेंडिकुलर पे देते हो, परपेंडिकुलर पे, तो उसके बाद भी अंदर जाके हल्का सा स्कैटर्ड होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना हम अगर हमने यहाँ से 100% दी तो उस अफेक्टेड वाले पार्ट पे कभी भी 100% नहीं पहुंच पाती, 20 to 30% स्कैटर्ड हो जाती है। और वो डिपेंड रहता है कि आप किस पार्ट पे दे रहे हो। अगर वो जितना सुपरफिशियल होगा उतना ज्यादा मिलेगा, जितना ज्यादा डीप जाते जाओगे चीजें स्कैटर्ड उतना ही ज्यादा होंगी। तो इसी चीज को हम आगे बचाएंगे भी कि हमें कैसे बचाना है इस स्कैटरिंग को। ये तो एट्यूनेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या, देखो, दिस अकर्स व्हेन द नॉर्मल सिलेंडर अल्ट्रासाउंड बीम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, वही बोला बाय रिफ्लेक्शन। किस वजह से रिफ्लेक्शन, एट इंटरफेस, किसी से भी बबल हो, पार्टिकल हो, कुछ भी अगर उसके पाथ में आ गया वो अपने पास से रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। तो द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज टू इन सच दैट अल्ट्रासाउंड बीम इज रिड्यूस्ड इन इंटेंसिटी एज डीपर इट पासेस। क्या मतलब कि जिस इंटेंसिटी से आपने दिया, अगर 100 से दिया तो आप जितना डीप जाते जाओगे उतनी ही इंटेंसिटी रिड्यूस्ड होती जाएगी। सपोज करो अगर आपको ज्यादा डीप स्ट्रक्चर में देना तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, आपने 100 की दी, अंदर 50 की पहुंच पाई। तो ये आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम जब डीप, ये मशीन्स में अब प्री सेटअप आने लग गया है क्या, कि हम जितने डीप स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं उतना ही हमको क्या इंटेंसिटी प्री सेटअप करके मिलती है। हमको ध्यान देना पड़ता है, अच्छा ज्यादा डीप स्ट्रक्चर पे देना है तो 10, अगर हमको अंदर 50 देनी है तो पहले से ही 100 निकलती है कि जब 50 वेस्ट भी हो गई तो भी अंदर 50 पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता कि 50 दे दो, पता चले अंदर 25 ही पहुंच रही है, 25 पहुंच रही, फिर आप बोलो पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा, पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आधी तो वेस्ट ही हो गई ना। तो ये यही तो है, हमको समझना है कि जितना जो जिस एरिया पे दे रहे हो वहां मसल बल्क क्या है, वहां फैट क्या है। यही अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो चीजें समझ नहीं आएंगी। फिर तो सिर्फ आपको थेरेपीज याद होके रह जाएंगी, प्रैक्टिकल वैल्यू में बहुत चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल। ये छोटी छोटी चीजों को हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ के निकाल देते हैं, मगर यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी मॉडलिटीज को रिस्पॉन्स देने के लिए एक पेशेंट के ऊपर। तो क्या, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज टू इन सच दैट अल्ट्रासोनिक बीम इज रिड्यूस्ड इन इंटेंसिटी। क्या पहली बात तो एब्जॉर्प्शन होगी, यानी कुछ आपने डीप पहुंची तो कुछ जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है उन्होंने भी एब्जॉर्ब कर लिया। लो भैया हमने 100 भेजी थी, हमको इधर पहुंचानी है, तो 20 तो कुछ जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स थे वो बेचारे एब्जॉर्ब कर लिए, 20 के और 30 के आसपास रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर पहुंची 50, काम खत्म। तो हमें इसी को रोकना होता है। हम इसको लेकिन रोक तो सकते नहीं क्या बॉडी के अंदर, तो हम प्री सेटअप करके देते हैं। अगर हमें अंदर 50 भेजना है तो पहले ही हम यहाँ 100 की 100 नहीं देंगे, आप 200 देंगे तो अंदर जाके उसकी हाफ पहुंच जाए। अगर अंदर हमें 100 पहुंचाना था लेकिन जब बाहर 100 दी तो 50 पहुंची, तो बाहर से हम पहले ही 200 देते हैं जिससे वो अंदर जाकर 100 हो जाए, अंदर जाकर 100 हो जाए। कैसे देते हैं आगे समझेंगे। क्या, the overall effect is to in such that ultrasonic beam is reduced in intensity the deeper it passes, it gives rise to the expression of half value distance। ये लाइन याद रखना है, ये लाइन से ही रूल बनाया गया कि 1 मेगाहर्ट्ज, अभी अब पढ़ के तो आ गया कि भैया जो 1 मेगाहर्ट्ज वाली है वो 1 से लेके 2 सेंटीमीटर तक डीप जाती है और जो 3 मेगाहर्ट्ज वाली है वो 4 से लेके 5 तक जाती है। कैसे पता, कैसे पता इतना डीप जाती है, इसी रूल से, इसी रूल से पता करा गया हमने। हमें देखा कि अगर हमें 2 सेंटीमीटर तक जाना है तो हम कितनी देंगे, कितनी देना है हमें, 3 मेगाहर्ट्ज देना है कि नहीं। अगर 2 सेंटीमीटर तक जाए तो ये पहले से देखा गया कि जब 2 सेंटीमीटर तक जा रहे हैं तो कितना वेस्ट हो रहा है। तो हमने देखा कि अगर आप 3 मेगाहर्ट्ज की इंटेंसिटी से दे दोगे तो 2 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगी, यानी ये जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो भी कट के, स्कैटर भी कट के, उसके बाद हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। यानी हमको मॉडल इसमें प्री सेटअप करके दी गई, किसके बेस पे, हाफ वैल्यू डिस्टेंस के रूल पर। ये क्या कहता था कि विच इज डेप्थ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू रिड्यूस अल्ट्रासाउंड वेव ऑफ हाफ इट्स सरफेस इंटेंसिटी। उस पर्टिकुलर एरिया पर पहुंचते पहुंचते एक पर्टिकुलर अल्ट्रासोनिक वेव अपनी अमाउंट की आधी हो जाती है।
तो उसी उसी पे हमने रिलेशन निकाला कि हमें जितने जगह पर देना है उसका पहले ही डबल करके दो, तो पर्टिकुलर उस जगह पर उस अमाउंट की पहुंच पाएगी। इसी रिलेशन से हम निकाल पाए कि 1 मेगाहर्ट्ज है वो 4 सेंटीमीटर तक जाती है और 3 मेगाहर्ट्ज 2 सेंटीमीटर तक पहुंच पाती है। ठीक है, और यही रूल कहता है कि इन प्रैक्टिकल टर्म्स व्हेन ट्रीटिंग डीपर स्ट्रक्चर कंसीडर नीड्स टू बी गिवन टू द फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड चूजन। तो इसीलिए आपको बिल्कुल अच्छे रिस्पेक्ट में चूज करना पड़ता है कि आप सुपरफिशियल दे रहे हो कि डीप। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अल्ट्रासाउंड चालू करा और स्टार्ट कर दिया। देखो कि सुपरफिशियल पे कि डीप पे, अगर आपको डीप स्ट्रक्चर पे दे रहे हो लगा दिया, लगा रहे हो 3 वाला, पेशेंट को कोई रिलीफ मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी अपर लेवल पे ही वेस्ट हो जाएंगी। कैसे वेस्ट हो जाएंगी बता दिया मैंने, एब्जॉर्प्शन होके स्कैटर्ड होके। अभी तक में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अल्ट्रासोनिक फील्ड। फील्ड क्या मतलब? फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी एक रेज है, अगर कोई भी ये रेज है अगर ये जा रही है, तो मैंने बात अभी ये फील्ड जब आप समझोगे, जब आपने स्कैटरिंग समझ आ गई क्या कि कोई भी रे अगर एक अमाउंट तक तो सीधी चलती है, फिर स्कैटर्ड होना चालू हो जाती है। तो स्कैटर्ड का मतलब क्या है कि हमको ये भी समझना है कि पर्टिकुलर अगर ये एक इतने एरिया को कवर करेंगी। आपने तो ये सोच लिया कि भैया इतने एरिया पे देना है बाहर से, ठीक है, तो आपने क्या करा, अंदर आपको अगर इतने स्ट्रक्चर्स पे देना था, तो अगर आप बाहर इतने ही स्ट्रक्चर्स पे बाहर से दोगे, तो क्या सिर्फ इतना स्ट्रक्चर ठीक होगा? नहीं, वो स्कैटर्ड होगी, इतना स्ट्रक्चर कवर करेंगे। तो आप इतने अमाउंट में एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो ये वाला पार्ट खराब हो रहा है, यहाँ वेस्ट नहीं हो रहा, ये वाले पार्ट पे एबनॉर्मली जा रहा है और ये पार्ट एबनॉर्मली रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप देखो कि अगर आपको इस पार्ट पे देना है, सपोज अगर आपको इतने वाले पार्ट पे देना है, तो पहले ही स्कैटर्ड बनाओ कि बाहर आपको सिर्फ इतने ही पार्ट पर हेड को मूव करना है, तब वो अंदर स्कैटर्ड होके इतने पार्ट पे पहुंच जाएगी। इसी को अल्ट्रासोनिक फील्ड बोला गया, इसी को स्कैटरिंग को। फर्दर कंसीडर रिलेटेड टू डीप पेनिट्रेशन इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव इन डाइवर्जन ऑफ द बीम टू नियर एंड फार फील्ड। व्हाट इज नियर एंड फार फील्ड? नियर फील्ड का जितना हम पास वाले स्ट्रक्चर्स देते हैं ना, उतना ही कम डाइवर्जन होता है, और जितने फार फील्ड पे जाओगे, जितने अंदर आप डीप जाते जाओगे, उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होती है। यही लिखा है। इसका एक बहुत प्यारा रूल दिया गया है। क्या रूल दिया गया है स्कैटरिंग का? नियर फील्ड के लिए। फार फील्ड के लिए कोई रूल नहीं है, नियर फील्ड के लिए एक रूल दिया है, क्योंकि फार फील्ड में आप फार फील्ड में कितना अंडर डाइवर्स हो रही है हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन नियर फील्ड में फिर भी एक रूल से हम निकाल पाते हैं, r²/λ। ये रूल क्या कहता है? अब यहाँ r क्या है और लैम्डा क्या है? तो r यहां पर है रेडियस। किस चीज की रेडियस है? r is the extent near field depends upon the radius of the transducer। जो आप हेड पढ़ के आए थे, हेड थे ना, हेड पढ़ के आए थे, ये हेड है, इसकी जो रेडियस होती है ये होता है r, ये होता है r। यानी जो इंटेंसिटी है वो रेडियस पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा हेड होगा उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी अंदर जाएगी, सीधी सी बात है। इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है कि हेड जितना बड़ा होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा अंदर जाएगी और उतनी अल्ट्रासोनिक वेव अंदर जाएंगी। कोई कंफ्यूजन वाली बात है? बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज है वेवलेंथ। लैम्डा क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ। और अभी हम पढ़ के आए हैं वेवलेंथ का, तो हम रिलेशन देखे वेवलेंथ की क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जितनी ज्यादा वेवलेंथ आप बढ़ाते जाओगे उतने ही वो सुपरफिशियल रहेगा। अभी तभी तो पढ़ के आए, फिर बोलो है ना, तो उतना ही वो क्या कम होगा। क्यों? क्योंकि वेव जितनी आप लंबी वेवलेंथ दोगे वो अंदर जाके उतनी ही स्कैटर्ड होंगी। अगर आपने छोटी वेवलेंथ दी तो वो अंदर क्या सुपरफिशियल रहेंगी, कम स्कैटर्ड होंगी और पर्टिकुलर पार्ट को कर लेंगी। लेकिन आप जितने अंदर जाओगे उतना ही वो स्कैटर्ड होंगी। ये सब प्री सेटअप मशीन में ऑलरेडी रहता है कि अगर आप डीप पार्ट को दे रहे हो तो वो अपने अकॉर्डिंग इन सब से ही तो रूल निकाले गए कि जब अंदर वाले स्ट्रक्चर्स पे आपको कितना देना है, 1 मेगाहर्ट्ज ही क्यों देना है, इन सब रूल से ही निकाले गए कि अंदर जाके इतना स्कैटर्ड होता है। ये वाला क्या बोल रहा है? नियर फील्ड, फार फील्ड। ये जनरेटर क्या स्टार्टिंग में आपने दी तो इस तरीके से मिलेंगी, लेकिन एक लिमिट के अंदर गए बाहर तो फिर इस तरीके से ट्रांसफर्स हो जाती है। और ये प्रेशर वाला ये कह रहा है कि आपको भी पता है कि अल्ट्रासाउंड के जो हेड एक प्रेशर पे दिया जाता है। तो जो स्टार्टिंग में प्रेशर होता है तो वो स्किन सुपरफिशियल रहता है, वो प्रेशर अच्छे प्रेशर मिलता है। जैसे ही अंदर जाके प्रेशर कम होता जाता है और वो स्कैटर्ड होती जाती है और उनका क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स कम होता जाता है। ये था अल्ट्रासोनिक फील्ड। बार बार वही चीजें लिखी हैं, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेना। क्या लिखा है कि यहाँ पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, और आर क्या है? ट्रांसड्यूसर की रेडियस।
इसी रिलेशन पे डिपेंड करती है, और यही मैंने आपको ये सारी चीजें अभी आपको समझाई।